नमस्कार और जावा स्क्रिप्ट की इस लेक्चर में आपका स्वागत है। अभी तक हमने इंटरनेट देख लिया, उसके बाद HTML देख लिया, फिर CSS देख लिया, CSS फ्रेमवर्क देख लिया और अब बारी है जावा स्क्रिप्ट की। देखिए ये भी उतना ही आसान है जैसे पहले आपने देखा था, बस हमारे साथ बने रहिए तो आपको सब कुछ मैं आसानी से समझा दूंगा। तो शुरुआत कर रहे हैं इस चैप्टर की। सबसे पहला जो हेडिंग है हमारे सामने वो है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या चीज़ होती है? तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। मतलब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब यहाँ पर देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आसान भाषा में समझिए कि कोई भी काम किसी भी सिस्टम में जो एप्लीकेशन कर रहा है वो काम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ही मदद से कर पा रहा है। आप ऐसा समझिए कि आप किसी भी साइट पे, मान लीजिए फेसबुक पे गए, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और लॉगिन आईडी डाल दिया है, ठीक है, लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल दिया है। अब जब आप सबमिट करते हैं या लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं तो वो जो काम होता है सिस्टम में वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से होता है। समझ रहे हैं कि जैसे आपके सामने ये इंटरफेस दिख रहा है स्क्रीन पे, अब उस वेबसाइट पे कोई भी काम होगा, डाउनलोड बटन क्लिक करेंगे या किसी भी बटन पे क्लिक करेंगे, कहीं पर भी जाएंगे, तो वो जो सारे काम आपको होकर मिल रहे हैं वो सारे किसकी मदद से मिल रहे हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से मिल रहे हैं। ये कमांड करता है कोई भी काम करने के लिए। समझ गए होंगे, उम्मीद कर रहा हूँ। फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि देखिए कोई भी वेबसाइट है तो सामने से कैसी दिख रही है वो अलग बात है, लेकिन अंदर से जितने भी काम वो कर पा रही हो, फॉर्म को सबमिट कर पा रही हो, किसी भी चीज़ को चला पा रही है, कोई भी बटन काम कर रहा है, तो वो सारे लगभग आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से होते हैं। सिर्फ वेब पेज में ही नहीं, आपके सिस्टम में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, कोई भी मोबाइल का ऐप हो, वो सब कुछ इसी पर निर्भर करता है। तो ये तो हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। तो सर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या है? तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इतना समझिए, अभी तो पूरा चैप्टर ही है उसी का, लेकिन इतना समझिए कि ये किसी लैंग्वेज के साथ मिलकर काम करता है। समझ रहे हैं? ये किसी लैंग्वेज के साथ मिलकर आपके काम को करता है और इसको हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहते हैं। द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इज बेसिकली लैंग्वेज वेयर इंस्ट्रक्शन आर रिटन फॉर रन टाइम इन्वायरमेंट। मतलब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कैसी लैंग्वेज है जिसमें इंस्ट्रक्शन जो है रन टाइम के लिए, मतलब जब चीज़ें रन हो रही हैं उस समय के लिए लिखी जाती हैं। They do not require the compilation step and rather than interpreted। compilation और interpretation आपने पढ़ा होगा, M1R5 में पढ़ाया गया है। ये इसके लिए ज़रूरी नहीं है, ना कंपाइल होना ना आपका इंटरप्रेट होना, ये इसके लिए आवश्यक नहीं है। इसके अलावा ये किसी भी चीज़ में फंक्शनैलिटी ला देते हैं, उस काम को करने के तरीके को, एकदम दिखने के तरीके को, करने के तरीक़ों को बदल के रख देते हैं। बाकी एक आखिरी लाइन भी यहाँ पर लिखी है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिज़ाइन फॉर इंटीग्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग विथ अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वही चीज़ जो समझा रहे थे, ये अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ जुड़ के उसको जोड़ने के लिए और कम्युनिकेट करने के लिए काम करता है। अब यहाँ पर बात की गई है कि एडवांटेज क्या है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के। तो सबसे पहला एडवांटेज है कि इसको आसानी से सीखा जा सकता है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें एडिटिंग आप बहुत तेज़ी से कर सकते हैं। तीसरी चीज़ इंटरेक्टिविटी है और आखिरी है हमारी फंक्शनैलिटी है। ये तो कुछ एडवांटेज हो गए। इसके बाद देखिए आपकी जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है वो दो टाइप की है। सबसे पहले क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग होती है और दूसरी आपकी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग होती है। अगर आपने हमारी सीरीज़ को शुरू से फॉलो किया होगा तो आपको क्लाइंट और सर्वर का मतलब अच्छे से पता होगा। क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है, ये पहले पढ़ाया था। अगर ना पढ़े हों तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से पढ़ सकते हैं। अब बात आती है, चलिए एक बार मैं बता भी देता हूँ। क्लाइंट ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिससे रिक्वेस्ट की जा रही हो, ऐसे सिस्टम है जिससे रिक्वेस्ट जनरेट हो रही हो। और सर्वर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जहाँ से उस रिक्वेस्ट को फुलफ़िल किया जा रहा हो। जैसे अभी मैं इस लैपटॉप पे बैठा हूँ और यहाँ से मैं इंटरनेट में कोई भी डिमांड क्रिएट करता हूँ तो ये कंप्यूटर हमारा क्या होगा? क्लाइंट हो जाएगा। ये लैपटॉप क्या है? क्लाइंट है। और जहाँ से वो रिक्वेस्ट पूरी हो रही होगी वो सर्वर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग क्या चीज़ होती है कि जहाँ पर आपका जो कोड है वो ब्राउज़र पे ही, क्लाइंट पे ही रन हो जा रहा है, कि आपके सिस्टम के ब्राउज़र पे ही अगर वो कोड रन हो जा रहा है बिना सर्वर की रिक्वायरमेंट के, तो उसको क्या कहते हैं? क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग कहते हैं। देखिए लिखा हुआ है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग इज परफॉर्म टू जनरेट अ कोड दैट कैन रन ऑन द क्लाइंट एंड। क्लाइंट एंड मतलब ब्राउज़र, विदाउट नीडिंग द सर्वर साइड प्रोसेसिंग। सर्वर साइड प्रोसेसिंग के बिना आपके क्लाइंट एंड जो कि ब्राउज़र होता है उसी पे अगर रन कर जाए तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग कहते हैं, जैसा कि नाम ही आपको बता दे रहा है। और इसका जस्ट उल्टा आपका करता है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्या करता है? ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आपका जो प्रोग्राम होता है, जो कोड होता है, वो सॉफ्टवेयर होता है, वो रन करता है सर्वर साइड पे। क्या चीज़? सर्वर साइड पे रन करता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया?
सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग पढ़ा। आसान सी चीज़ है, समझ रहे होंगे, ठीक है। थोड़ा सा हो सकता है अनवांटेड शोर आ रहा हो बैकग्राउंड में, उसे इग्नोर करिएगा। वैसे हम कोशिश करेंगे इसे रिमूव कर दें, लेकिन अगर आ भी रहा है तो इग्नोर करिए, क्योंकि हमारे पास संसाधन सीमित ही हैं। हम उसी के द्वारा आपको पढ़ा रहे हैं। ये फ्री एजुकेशन है, कोई पेड बैच नहीं ले रहे हैं कि हम उस तरीके का सिस्टम क्रिएट कर पाएँ, तो थोड़ा सा सहयोग करिएगा। चलिए, तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में क्या डिफरेंस होता है? तो देखिए, सबसे पहला डिफरेंस यहाँ पर नाम से ही जो समझ में आ जाता है, एक सेकेंड, इसको थोड़ा नीचे ले जाते हैं, हाँ। तो चलिए, सबसे पहला डिफरेंस जो होता है, वर्क इन द बैक एंड विच कुड नॉट बी विजिबल एट द क्लाइंट एंड। ये बैक एंड पे वर्क करता है, जो कि क्लाइंट एंड पे ज़रूरी नहीं दिखे आपका। ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग की बात हो रही है। वहीं पे क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में क्या होगा, वर्क एट द फ्रंट एंड स्क्रिप्ट आर विजिबल अमॉन्ग द यूज़र। यूज़र को ये विजिबल भी होगा। ये चीज़ बात की गई है, जो कि ऊपर हमने डिस्कस किया है। ऊपर देखिए प्रोसेसिंग क्या है, तो प्रोसेसिंग के लिए यहाँ पर सर्वर के इंटरेक्शन की रिक्वायरमेंट है, पर यहाँ पे सर्वर के इंटरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, कौन कौन सी लैंग्वेज इन्वॉल्व हैं, तो यहाँ पर PHP, ASP.NET, रूबी और भी कई सारी हैं। और यहाँ पर HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, जो कि हम पढ़ चुके हैं या पढ़ने वाले हैं, ये सब क्या हैं, आपका क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग है। अब इफेक्ट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, कुड इफेक्टिवली कस्टमाइज द वेब पेज एंड प्रोवाइड डायनेमिक वेबसाइट। और यहाँ पर कैन रिड्यूस द लोड टू सर्वर। यहाँ पर आपको डायनेमिक वेबसाइट मिल जाती है। डायनेमिक वेबसाइट क्या होती है आप समझते होंगे, जो कि आपका समय के साथ अपने आप बदलती रहती हैं। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि सर्वर का लोड घटा देता है, कि आपके ब्राउज़र पे ही रन हो जाता है, तो सर्वर के पास उतना लोड पहुँचता नहीं है। जबकि यहाँ पर क्या होता है, आपका ब्राउज़र पे रन नहीं होता, सर्वर पे डिपेंडेंसी है, तो वहाँ पर सर्वर पे डिपेंडेंसी होने के कारण सर्वर पे लोड भी ज़्यादा होता है। आगे बढ़ रहे हैं, सिक्योरिटी की बात की जाए तो जो आपकी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है वो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग की तुलना में ज़्यादा सिक्योर होती है, रिलेटिव सिक्योर। और जो आपकी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग है वो कम सिक्योर होती है। लेकिन क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग का इस्तेमाल ही ऐसे किया जाता है कि सिक्योरिटी का इशू ना आए। जैसे आपको पता है कि कोई चीज़ कमज़ोर है तो उस पर उतना जोर देंगे ही नहीं कि वो टूट जाए। वही चीज़ यहाँ पर भी है कि जो आपकी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग है उसकी कमी हमें पता है, उसको ऐसी ही जगह पर इस्तेमाल करते हैं कि सिक्योरिटी का इशू ना आए। आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, जावा स्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, जावा स्क्रिप्ट इज़ क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म का क्या सेंस है यहाँ पर, कि जो कई सारे प्लेटफॉर्म पे रन कर सके। कई सारे प्लेटफॉर्म मतलब एंड्रॉयड हो सकता है, iOS हो सकता है, विंडोज़ हो सकता है, सब पे ये सपोर्ट करे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब समझ लीजिए कि ऐसी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसमें कोड कम लिखना पड़े, जिसमें क्लासेस होते हैं, आईडी होते हैं, ये सारी बात की जा रही, ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो ये आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। अब इसको डीपली नहीं पढ़ाया जा सकता है यहाँ पर, लेकिन ये समझ लीजिए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है यूज टू मेक वेब पेज इंटरेक्टिव। वेब पेज को इंटरेक्टिव बनाने के लिए, मतलब उसमें अच्छा एनिमेशन लाने के लिए, बटन्स बनाने के लिए, पॉपअप मेनू लाने के लिए, इन सब कामों के लिए यूज़ किया जाता है। और इसमें एक लाइब्रेरी भी आपको मिल जाती है जिसमें आपको कई चीज़ें मिलती हैं, जो कि धीरे धीरे हम आगे देखेंगे। चलिए, अब एक बेसिक चीज़ यहाँ पर देख लेते हैं। और पहली चीज़ मैं ये बता रहा हूँ कि मैं आपको प्रोग्राम का धुरंधर नहीं बना रहा हूँ इस लेक्चर में, इसको ध्यान से रखिए। तो होता क्या है कि जैसे मैंने ऐसे पेज नीचे किया, अब कोड देखा, बच्चे के दिमाग में आ गया ये तो भाई बहुत टफ चीज़ है, ये कोड आ गया, इसको तो बताया नहीं गया है या मुझे नहीं समझ में आएगा, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं बस कह रहा हूँ कि मैं कुछ बता रहा हूँ, उसे आप देख लो, कुछ भी मत करो, शांति से बस देखते जाओ, ठीक है। जब लेक्चर ख़त्म करूँगा तो भी कुछ बताऊंगा, उसको ध्यान से सुन लेना, समझ में नहीं आएगा तो कोई बात नहीं है, बस आप ध्यान से मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। चलिए, यहाँ पर क्या चीज़ है, जावा स्क्रिप्ट कैन चेंज HTML कोड। HTML से अगर आपने कोई कोड लिखा है तो जावा स्क्रिप्ट उसे बदल सकता है। कैसे बदल सकता है, यहाँ पर देखिए, HTML बॉडी, ये सब तो हमें पता ही है। अब यहाँ पर H2 के अंदर हमने एक हेडिंग डाल दी है, व्हाट कैन जावा स्क्रिप्ट डू, ये बड़ा सा आपके वेब पेज में दिखेगा। अब P के अंदर एक ID ली है, ID CSS में बताया गया है, ना पढ़े हो तो उसको देख लीजिएगा। एक ID ले ली गई है डेमो के नाम से, और यहाँ पर P टैग बंद कर दिया गया है, और इसके बीच में लिख दिया गया है जावा स्क्रिप्ट कैन चेंज HTML कंटेंट। और फिर यहाँ पर एक बटन ली गई है, टाइप यहाँ पर बटन दे दिया गया है, और यहाँ पे कुछ चीज़ लिखी गई है, और यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट लिख दी गई है। अब चलिए थोड़ा थोड़ा बताऊँगा, बस ध्यान से सुनते जाइएगा। यहाँ पर कह रहे हैं कि ऑन क्लिक करने पे, मतलब जो बटन आप ले रहे हैं उस पर क्लिक करने पे
जहाँ पर भी आईडी डेमो है HTML के अंदर, वहाँ पर हेलो जावा स्क्रिप्ट लिख देना, ठीक है। और बटन के ऊपर लिख देना क्लिक मी, बस इतनी सी चीज़, ठीक है। फिर से बैक जाइए और फिर से इसको देखिए, ठीक है। इतना ही, कोड क्या है कैसे है कुछ नहीं, मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, कोई बात नहीं, जाने दीजिए, आगे धीरे धीरे आ जाएगा। लेकिन इतनी चीज़ समझ गए होंगे जितना मैंने बताया है कि क्लिक करने पे जहाँ पर भी आईडी डेमो, जैसे यहाँ आईडी डेमो ली गई है, तो जहाँ पर भी आईडी डेमो हो HTML वाले कोड में, वहाँ पर हेलो जावा स्क्रिप्ट लिख देना, जो भी लिखा हो उसको हटाने के बाद, ठीक है। और बटन पे क्या लिखा मिलेगा, क्लिक मी लिखा मिलेगा, ठीक है। चलो अच्छा, एक बार इसको हम रन करा लेते हैं और देखते हैं क्या चीज़ यहाँ पर हो रही है। तो हम एक नोटपैड की फ़ाइल खोल लेते हैं, सॉरी, एक नई फ़ाइल खोल लेते हैं, इस पर पेस्ट किया, इसको सेव कर लेते हैं हम। किस नाम से सेव करें, डेमो नाम से सेव कर लेते हैं, डेस्कटॉप पे ही सेव करते हैं डेमो। और इसका टाइप जावा स्क्रिप्ट नहीं, HTML रख रहे हैं, ये जावा स्क्रिप्ट HTML के साथ यूज़ हो रही है। तो demo.html मैंने लिखा और सेव कर दिया, इस चीज़ को मिनिमाइज़ किया और यहाँ पर देखिए डेमो हमारा वेब पेज आ गया। राइट क्लिक किया, ओपन किया और ऐसा कुछ वेब पेज हमारे सामने आ गया। अब एक सेकंड रुकिए, हम फिर से इसको खोलते हैं। H2 के अंदर हमने लिखा था व्हाट कैन जावा स्क्रिप्ट डू, ठीक है। H2 के अंदर देखिए लिखा हुआ है व्हाट कैन जावा स्क्रिप्ट डू। वेब पेज में देखिए एक बड़ी सी हेडिंग हमारे सामने आ गई है। उसके बाद देखिए एक हमने पैराग्राफ लिया है जिसके अंदर लिखा है जावा स्क्रिप्ट कैन चेंज HTML कंटेंट। तो पैराग्राफ भी हमारे सामने है, जावा स्क्रिप्ट कैन चेंज HTML कंटेंट। उसके बाद देखिए हमने बटन ली है, ठीक है, बटन ली है जिस पे लिखा हुआ है क्लिक मी। तो जो बटन है उस पे लिखा हुआ है क्लिक मी। और उसके बाद उसके अंदर क्या कहा गया है कि जहाँ पर भी आईडी डेमो हो, जैसे कि यहाँ पर आईडी डेमो है, वहाँ पर हेलो जावा स्क्रिप्ट कर देना है। यही चीज़ मैं समझा रहा था, जावा स्क्रिप्ट से क्लिक करने के बाद के काम होते हैं, ठीक है, अंदर के काम होते हैं सारे। तो मैंने बटन क्लिक किया और देखिए ये जावा स्क्रिप्ट में बदल गया, हेलो जावा स्क्रिप्ट यहाँ पर लिख उठा। कोई भी इशू यहाँ पर नहीं होगा आपको, ठीक है, समझ रहे हैं। सिंपल सा क्लिक किया और ये सारी चीज़ हो गई। इसके बाद आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ पर देखिए आपका अगली चीज़ क्या है, जावा स्क्रिप्ट कैन चेंज HTML स्टाइल। मतलब HTML या CSS से अगर आपने कोई स्टाइल लगाया हो तो वो भी चेंज कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आईडी आपकी डेमो है और वहाँ पर आपका पैराग्राफ में लिखा हुआ है जावा स्क्रिप्ट क्या है, स्टाइल को चेंज कर सकता है। फिर आपने एक बटन ली और बटन के अंदर क्या कर दिया है, आपने स्टाइल कर दिया है फ़ॉन्ट साइज़ को 35 पिक्सल का। और जब भी क्लिक होगा इस चीज़ पे जहाँ पर आईडी डेमो है, वहाँ पर आपकी फ़ॉन्ट साइज़ 35 आपकी हो जाएगी, ठीक है। देखिए सिंपल सी चीज़ है। अभी मैं कोई कोड आपको नहीं बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, बस सिंपल सी चीज़ आपको करके दिखा रहा हूँ, उसको आपको देख लेना है बस, और कुछ मैं नहीं दिखा रहा हूँ आपको, बस आपको डिफरेंस समझा रहा हूँ किस तरीके से यहाँ पर आ जाता है। तो इस चीज़ को मैंने सेलेक्ट कर लिया है, पेस्ट कर दिया और एक बार देख लेते हैं, इसको ऊपर लेते जाते हैं, ठीक है। चलिए इसको सेव किया हमने, एक सेकेंड, ठीक है, सेव किया हमने, वेब पेज में गए, रिफ़्रेश किया और देखिए यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे इसकी साइज़ बढ़ जाएगी। ये क्या हुआ है, देखिए यहाँ पर सिंपल सी चीज़ हुई है, बटन एक लिया और उस पर बता दिया जब भी क्लिक करेंगे तो जहाँ पर भी डेमो होगी आपकी आईडी, वहाँ पर आपको साइज़ 35 कर देनी है। कोड अभी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बस मतलब जो मैं समझा रहा हूँ समझते चलिए। और इसी तरीके से आप किसी भी एलिमेंट को यहाँ पर हाइड कर सकते हैं, सिंपल सी चीज़ है। फिर से देख लेते हैं इस चीज़ को, यहाँ पर गए हम, पेस्ट किया और इस चीज़ को एक साथ कर दिया मैंने ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए वेब पेज रन होने में। रन किया और यहाँ पर जब भी मैं क्लिक कर रहा हूँ एलिमेंट हमारे हाइड हो जा रहे हैं। किस तरीके से हाइड हो जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्ले हमने नन कर दिया है कि डिस्प्ले ना हो क्लिक होने के बाद। तो इस तरीके से जावा स्क्रिप्ट यूज़ होती है। आप समझ गए होंगे काम क्या करता है कि जब भी क्लिक करते हैं तो जो बैकएंड पे काम होता है वो सब आपका जावा स्क्रिप्ट करके हमें देता है। अब आगे की तरफ बढ़ें तो जावा स्क्रिप्ट सिंटेक्स की बात की गई है, जिसको अगले लेक्चर में शुरू करेंगे और यहाँ पर हम समझेंगे सिंटेक्स क्या होता है, किस तरीके से इस्तेमाल करना है। और आगे इनलाइन जैसे आपने पढ़ा था इंटरनल एक्सटर्नल, उसी तरीके से यहाँ पर भी चलेंगे।
उम्मीद है आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू हो गया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। PDF आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नमस्कार, जय हिंद।